एकदम एकदम। स्वागत है आप सबका ऋचा एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बैच के अंतर्गत एक टॉपिक अभी बची थी, पर्यायवाची। तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पर्यायवाची के बारे में क्या है, कैसे है। पर्यायवाची में बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये कुछ बार बार रटने की चीज़ कह सकते हैं, लेकिन कुछ इसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को जान लेना बेहतर होता है। तो हेडिंग बनाएंगे आप लोग पर्यायवाची। पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो पर्याय होता है, दूसरा वाची होता है। पर्याय वाची दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यायवाची। पर्याय, पर्यायवाची दो शब्दों से मिलकर बना है। अब इस पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्याय अगर कहीं लिखा गया है तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से, इसको हम कहते हैं समान। पर्याय को हिंदी में समान कहा जाता है। वाची का शाब्दिक अर्थ होता है बोले जाने वाला, बोला जाने वाला, बोला जाने वाला, बोला जाने वाला वाची कहलाता है। तो इस तरह से अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो हम क्या कह सकते हैं? समान रूप से बोला जाने वाला है, समान भाव में बोला जाने वाला। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो कह सकते हैं कि समान अर्थ में, अर्थ में, भाव में, समान अर्थ में या भाव में बोला जाने वाला, बोला जाने वाला, बोला जाने वाला, समान अर्थ में या समान भाव में जो बोला जाता है उसको हम पर्यायवाची कह सकते हैं। तो पर्यायवाची इसका मतलब अर्थ की समानता। शब्द भी, इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। इसमें अगर हम मूल रूप से देखें तो अर्थ की समानता, अर्थ की समानता, अर्थ की समानता होती पर्यायवाची में, अर्थ की समानता। अब इसकी परिभाषा पर अगर हम विचार करें, इसको परिभाषित किया जाए तो कैसे परिभाषित किया जाएगा? इसको एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए। परिभाषा क्या, किन शब्दों के माध्यम से इसको एक अच्छे शब्दों में परिभाषित किया जाए? तो हम परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, अर्थात जो अर्थ की दृष्टि से समान हो, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो या जो अर्थ की दृष्टि से समान हो, पर्यायवाची शब्द कहलाता है। संस्कृत में अधिकांश शब्दों को आत्मसात करने के कारण हिंदी में पर्यायवाची शब्द बहुलता में दिया गया है, बहुलता में है। पर्यायवाची शब्दों का वाक्य प्रयोग के अनुसार ही उचित निरूपण कर लिया जाता है। तो इसकी परिभाषा सरल शब्दों में हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इसका अगर व्याकरणिक हम परिभाषा देना चाहें तो कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, अर्थात अर्थ की समानता, अर्थ की दृष्टि से समानता, उसे पर्यायवाची कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में, जिन शब्दों के अर्थ में, जिन शब्दों के अर्थ में अर्थ दृष्टिगत रूप में, अर्थ दृष्टिगत समानता, अर्थ दृष्टिगत समानता हो, समानता हो, अर्थ दृष्टिगत मतलब अर्थ की दृष्टि, अर्थ दृष्टिगत समानता हो, ऐसे शब्द हो पर्यायवाची कहलाता है। पर्यायवाची कहलाता है, ध्यान देंगे, पर्यायवाची कहलाता है। ये तो एक परिभाषा हो गई। इसकी दूसरी परिभाषा अगर हम लेना चाहें, दूसरे सरल शब्द में इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। इसको सरल शब्द में, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि समान अर्थ रखने वाले, रखने वाले या प्रकट करने वाले, या प्रकट करने वाले, समान अर्थ रखने वाले या प्रकट करने वाले शब्दों को, शब्दों को पर्यायवाची कहा जाता है, पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है,
परिभाषा कितनी सरल है, कितनी सुग्राह्य है, यानी आसानी से समझने लायक है। समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे समान अर्थ कैसे प्रकट करेगा, जैसे एक उदाहरण लिया जाए कि हम सूर्य की पर्यायवाची ले लेते हैं। सूर्य के पर्यायवाची समान अर्थ कैसे प्रकट करेगा, तो सूर्य की पर्यायवाची पर आते हैं। सूर्य की पर्यायवाची आप लोग जानते हैं बहुत सारा होता है, जैसे दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, प्रभाकर। देखिए कितना अच्छा शब्द है, भानु, भास्कर, दिनेश। और भी शब्द इसके हैं, बहुत सारी पर्यायवाची है। और भी अगर देखना चाहें, तरण कह सकते हैं, पतंग कह सकते हैं, अर्क कह सकते हैं, हंस है, मरीचि है, अंशुमाली है, अंशुमान है, आँख है, मित्र है, मार्तंड है, आदित्य है, तमारी है, दिनमणि है। बहुत सारे शब्द हैं इस तरीके से। तो और कई शब्दों को ले सकते हैं। अब सारे शब्दों के यहाँ लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, यहाँ बताने की आवश्यकता, इसलिए बताना उचित है कि क्या शब्दों में कैसे सिमिलरिटी होती, कैसे समानता होती है। तो दिनकर, दिवाकर, भान, भास्कर, आग, दिनेश, इस तरह से प्रभाकर। और भी नाम लेना चाहें, तरण, पतंग, अर्क, हंस, मरीचि, अंशुमान, आग, मित्र, मार्तंड, प्रभाकर, आदित्य, तमार, दिनमणि। ये बहुत सारे शब्दों का ये पर्याय है, कई शब्दों का समन्वय है। इसी तरह से यानी अगर हमको सूर्य की जगह दिनकर बोलना है, दिवाकर बोलना है, भानु बोलना है, भास्कर बोलना है, दिनेश बोलना है, प्रभाकर बोलना है, अंशुमान बोलना है, आदित्य या तमार, दिनमणि बोलना है, दिनेश बोलना है, आग बोलना है, कुछ भी बोल सकते हैं, मार्तंड बोल सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही हम पर्यायवाची कहते हैं। ऐसे तो जो अर्थ ये भानु दे रहा, भास्कर दे रहा, दिनेश दे रहा, उसी अर्थ सूर्य दे रहा है, इसका मतलब है कि सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। इस तरह से और भी शब्द ले सकते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए हम कहें कि शेर की पर्यायवाची, जैसे सपोज करिए कहा जाए शेर की पर्यायवाची क्या होगा, शेर की। चलिए, शेर को सिंह भी कहते हैं। इसकी पर्यायवाची देखिए, परीक्षा में पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। शेर को हम कह सकते हैं शार्दुल, केहर, मृगराज, बनराज, शार्दुल। देखिए बहुत ये कई बार, अभी पिछली बार पूछा गया शार्दुल, केहर, राज। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दों का समन्वय है, कई शब्दावलियां हैं। तो ऐसे ही शब्दों के समन्वय को, ऐसे ही शब्दों से, ऐसे ही मिलते जुलते शब्दों को हम पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, पर्यायवाची आखिर ये कैसे तैयार किया जाए। स्टूडेंट रटना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें होती रटने की, हमेशा रट करके नहीं, कुछ कॉन्सेप्ट से, कुछ ट्रिक से आप पर्यायवाची पकड़ सकते हैं। तो देखते हैं पर्यायवाची देखा जाए तो मूलतः 3 प्रकार का होता है। हेडिंग बनाएंगे अगला, पर्यायवाची यानी प्रकार, पर्यायवाची के प्रकार, पर्यायवाची के प्रकार हेडिंग बना सकते हैं। ये 3 प्रकार का होता है भाई पर्यायवाची। 3 प्रकार का कौन कौन सा, 3 प्रकार का होता है, देखते हैं कौन कौन 3 प्रकार का। एक एक करके हम इसका विश्लेषण करते हैं, समझते चलिए। इसमें कुछ ट्रिक भी है, और अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए तो पर्यायवाची बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। पहला होता पूर्ण पर्यायवाची, पूर्ण पर्यायवाची, पर्यायवाची पहला होगा पूर्ण पर्यायवाची, पहला प्रकार जो होता है। इसी पूर्ण पर्यायवाची को दूसरे शब्दों में पर्याय भी हम कह सकते हैं, केवल पर्याय कह सकते हैं। पूर्ण पर्याय, वाची न शब्द लगाएं, केवल पर्याय कह सकते हैं। दूसरा होता है पूर्णा पूर्ण पर्याय, दूसरा पूर्ण पर्याय, नाम ध्यान रखिएगा, पूर्णा पूर्ण, सबका अलग अलग रूपों में एग्जाम में कभी पूर्ण पर्यायवाची, कभी पूर्ण पर्यायवाची, कभी अलग अलग रूपों में पूछ लिए जाते हैं। तीसरा होता है पूर्ण पर्यायवाची की जगह अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, पर्यायवाची। अब तीनों में मूल अंतर क्या है, किसको पूर्ण पर्यायवाची कहेंगे, किसको अपूर्ण कहेंगे, किसको पूर्ण कहा जाएगा, एक एक का विश्लेषण देखते हैं, एक एक का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए एक एक के बारे में देखते हैं, विचार करते हैं।
पर्यायवाची 3 प्रकार का। पहला बताया गया कि पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रख दिया जाए, यानी शब्द को एक शब्द अगर कहीं दिया गया है, उसके स्थान पर अगर दूसरे शब्द को रख दे जो इसकी पर्यायवाची बताता है, तो ऐसे अर्थ प्रकट करने में कोई अगर अंतर नहीं पड़ता है, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख देने पर अर्थ में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, तो ऐसे पर्यायवाची को पूर्ण पर्यायवाची कहा जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द यदि अर्थ बदले बिना रख दिया जाए तो ऐसे शब्द पूर्ण पर्यायवाची कहलाते हैं, पूर्ण पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। यदि वाक्य में एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को रख दें और किसी तरह से अर्थ न बदले तो उसको पूर्ण पर्यायवाची कहता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जलज, वारिज, नीरज, पयोज, सरोज, जैसे एक उदाहरण लिया जाए कि जलज, नीरज, वारिज, पयोज, ये सब अलग अलग पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? जलज, वारिज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। सरोज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं, कमल के, जिसकी जल से उत्पन्न हुई है। जल से कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ वनस्पतियों या फूल पौधों के केस में बताया जा रहा। तो ये हो गया। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? ये महत्वपूर्ण है। पूर्ण पर्यायवाची वो होता है कि जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो, किंतु दूसरे प्रसंग में समानार्थक न रह पाए, तो इसको कह सकते हैं कि जो एक प्रसंग में पूर्ण पर्यायवाची हो, पर्याय हो, किंतु दूसरे में न हो, इतना कह सकते हैं कि इसको कहा जाता है पूर्ण पर्यायवाची। पूर्ण यानी एकदम कहीं पर सिमिलरिटी काम चलाओ नहीं लेना। पूर्ण मतलब एकदम वही होना चाहिए, एकदम भाव वही होना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण हम आपके सामने रखें। जैसे सपोज करिए कहा जाए, दांत का उदाहरण ले लेते हैं। दांत को जैसे हम कहें कि दांत धोना कह दिया जाए, तो दांत धोना कह दिया जाए, दांत साफ करना की जगह हम दांत धोना ले लें। जैसे एक उदाहरण यहाँ लेते हैं कि दांत साफ करना। अब इसकी जगह पर अगर हम लिख दें कि दांत धोना, तो साफ करना और धोना में देखिए, साफ करना की जगह धोना नहीं चलेगा, बल्कि बाकी जगह पर देखा जाए तो चल सकता है। तो जहाँ पर अर्थ आपस में मिलते जुलते हैं, भाव मिलते जुलते हैं, लेकिन उस एक स्थान पर, एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द को किसी कारणवश न रखा जा सके, जो अपने अंदर वो जो दूसरे शब्द को एक्सेप्ट करने में सक्षम न हो, तो ऐसे शब्द को हम पूर्ण पर्यायवाची कह सकते हैं। इसी तरह से जैसे कहें कपड़े टांगना, कपड़े टांगने की जगह अगर हम कह दें कपड़े लटकाना, ये भी चल जाएगा। कपड़े टांगना की जगह कपड़े लटकाना चल जाए, भैया कपड़ा लटका दिए, डार पर लटका दिए, कपड़े टांग दीजिए, तो ये काम चलाऊं है, पूर्ण नहीं है। तो इसी तरह से जैसे हम कहें कि मुंह लटकाना, मुंह लटकाने की जगह कहते हैं मुंह टांगना, कहीं भैया मुंह लटका कर बैठा हुआ है, अब मुंह टांग कर बैठा हुआ, लटकाना की जगह टांगना कह दें तो नहीं चलेगा। तो जहाँ पर लटकाना है वहाँ लटकाना चलेगा, जहाँ टांगने की जरूरत है वहाँ टांगना चलेगा। कपड़े लटकाना की जगह कपड़े टांगना नहीं अच्छा लगेगा, मुंह लटकाना की जगह मुंह टांगना नहीं ठीक लगेगा। तो मुंह लटकाना अगर बोला जाए तो मुंह लटकाना वो एक्सेप्ट करेगा, टांगना नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से जो पर्यायवाची होते हैं, जो केवल अपने ही शब्द को, एक ही शब्द को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे शब्द को अपने स्थान पर नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसको पूर्ण पर्यायवाची कहा जाता है। अब मामला आता है कि अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है? जहाँ समानार्थक शब्दों में अर्थ भेद हो, लिख सकते हैं कि जहाँ समानार्थक शब्दों में अर्थ भेद हो, उसे
अपूर्ण पर्यायवाची कहते हैं, अपूर्ण पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कहें कि जल और नीर को ले लेते हैं, जल और पानी को ले लें, जल और पानी को हम ले लें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए कि जल और पानी, ठीक है। जल अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब जल में क्या है, इसमें पवित्रता है, पवित्रता, निर्मलता, निर्मलता, पवित्रता और निर्मलता। आगे चाहें तो हम कह सकते हैं स्वच्छता, पवित्रता, निर्मलता और स्वच्छता, ठीक है। पवित्रता, निर्मलता, एकदम निर्मल है। और दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता। तो जो ये भाव लिए रहता आपस में उसको जल कहा जाता है। पानी का कहा जाए तो पानी के लिए तो हम यूज कर सकते हैं उसके स्थान पर, लेकिन पवित्रता शब्द उसमें से निकाल देते हैं। जहाँ पवित्रता निकल जाए, पवित्रता, पवित्रता का ध्यान न दिया जाए उसको वहाँ पर हम पानी का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर पवित्रता का भी ध्यान दिया जाए वहाँ पर केवल जल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा जल, जैसे गंगा जल, उस वह गंगा जल भर लाया, इस तरह से कह सकते हैं वह गंगा जल भर लाया। वह देवी देवताओं को सुबह उठ करके एक लोटा जल चढ़ाता है, तो ऐसी स्थिति में वह गंगा जल भर लाया, देवी देवताओं को एक लोटा जल चढ़ाता है, तो देवी देवताओं को एक लोटा जल चढ़ाएगा, इसका मतलब है कि उसमें पवित्रता, उसको देवी देवताओं को एक लोटा पानी हम नहीं कर सकते हैं। पूजा के लिए जल लेकर आओ, जैसे बोला जाए पूजा के लिए जल लेकर आओ, अब ये नहीं बोला जा सकता पूजा के लिए पानी लेकर आओ। गंगा जल लेकर आओ तो गंगा पानी लेकर आओ नहीं बोला जा सकता। कारण क्या है, उस जल में पवित्रता है। जहाँ पवित्रता से पानी को जोड़ दिया जाता है उसको जल कहा जाता है, और जहाँ पवित्रता से नहीं जोड़ा जाता, केवल स्वच्छता, निर्मलता या वैसे सामान्य रूप में जोड़ा जाए उसको हम केवल पानी कह सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे पर्यायवाची को अपूर्ण पर्यायवाची का नाम दिया गया, अपूर्ण पर्यायवाची कह सकते हैं। इसी तरह से कुछ उदाहरण और ले सकते हैं, जैसे कमल की पर्यायवाची ले लीजिए। कमल की पर्यायवाची में एक उदाहरण लें कि कमल की पर्यायवाची तीन तरह से, तीन शब्दों को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तीन शब्दों को समझाते हैं। जैसे कोकनद हो गया, पहला हो गया कोकनद, कोकनद एक शब्द है। दूसरा हो सकता है इसका कोकनद की जगह इंदीवर, इंदीवर, इंदीवर ले लेते हैं दूसरा शब्द, इंदीवर, इंदीवर, इंदीवर। तीसरा शब्द हो सकता है पुंडरीक, पुंडरीक, पूजा पाठ में कहा जाता है पुंडरीकाक्षा नमः। कोकनद, अब कोकनद देखिए तीनों कमल की पर्यायवाची है, लेकिन कोकनद किसको कहा जाता है, लाल कमल को कहा जाता है, लाल कमल को, ठीक है, लाल कमल को कहा जाता है। दूसरा है इंदीवर, इंदीवर कहा जाता है नीले कमल को, नीला कमल, नीला कमल। और तीसरा पुंडरीक है, पुंडरीक श्वेत कमल को कहा जाता है, श्वेत कमल, इसको श्वेत कमल को कहा जाता है। इस तरह से देखिए, अब जहाँ पर हमको लाल कमल की जरूरत है वहाँ पता लगा कमल की पर्यायवाची देख करके इंदीवर हम कह दे तो सही नहीं माना जाएगा। जहाँ पर हमको श्वेत कमल की जरूरत है वहाँ पुंडरीक कहना पड़ेगा, वहाँ पर अगर हम चाहें तो कोकनद कह दें, इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से पर्यायवाची तीन रूपों में अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा पूर्णापूर्ण, तीसरा अपूर्ण पर्यायवाची। तीनों का अलग अलग भाव है। जहाँ पर हमको कुछ साहित्यिक स्वरूप देना पड़ता, कुछ बेहतर तरीके से लिखना पड़ना या किसी के सामने कुछ बोलना पड़ता है, तो सही शब्दों का सही जगह प्रयोग होना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो हिंदी भाषा पर्यायवाची से पूरी तरीके से भरी है। और एक चीज़ और भी माना जाता है कि प्रत्येक शब्द की अपनी एक विशेषता होती है। कोई भी शब्द आ जाए तो हर शब्द अपनी एक कुछ न कुछ विशेषता लेकर आता है। तो इस विशेषता के कारण पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती। कौन शब्द किस तरीके की विशेषता लेकर आ रहा है, तो ऐसे शब्दों को हमको प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। पर्यायवाची की बाहुल्यता प्रायः उस भाषा की समृद्धि को जताता है, यानी जिसकी जितनी पर्यायवाची होती है, जिस भाषा में जितनी पर्यायवाची होती है, इसका मतलब है कि वो भाषा उतनी समृद्ध है, और उतनी जब समृद्ध है तो उतनी सारगर्भित होगी, उतनी संपन्न होगी। तो पर्यायवाची की बाहुल्यता क्या दर्शाता है, कि भाषा की सारगर्भिता को दर्शाता है, सारगर्भित होती है, भाषा की समृद्धता को दर्शाता है, भाषा की संपन्नता को दर्शाता है।
तो और किसी भी भाषा में अगर इस तरीके का लक्षण पाया जा रहा है तो वो भाषा बहुत ही ग्राह्य मानी जाती है, बहुत ही पूर्ण भाषा मानी जाती है। हिंदी इस सारे लक्षणों से परिपूर्ण है। हिंदी में किसी तरीके कोई कटाक्ष नहीं है, सारे लक्षणों में हिंदी परिपूर्ण है। यानी हिंदी को कह सकते हैं पर्यायवाची सबसे ज़्यादा हिंदी में पाई जाती है। जब हिंदी में सबसे ज़्यादा पर्यायवाची पाई जाती है तो हिंदी समृद्धता की तरफ जाती है। हिंदी भाषा की दृष्टि से संपन्नता को लेकर चलती है। हिंदी भाषा की दृष्टि से सारगर्भिता को लेकर चलती है। और क्या लेकर चलती है? परिपूर्णता को लेकर चलती है। इस तरह से हिंदी अपने में एक बाहुल्य भाषी भाव है, यानी विभिन्न प्रकार के अर्थों को समाहित किया हुआ हिंदी पूरी तरीके से संपन्न भाषा इसलिए मानी जाती है। पर्यायवाची को उसकी उत्पत्ति से अगर जोड़कर देखा जाए तो इसको रटना नहीं पड़ेगा। पर्यायवाची कोई अगर हम तैयार कर रहे हैं तो ज़्यादातर पर्यायवाची के अगर ओरिजिन को हम समझ लें तो यहाँ एक पॉइंट हम आपको बताएंगे कि पर्यायवाची को उत्पत्ति से, उस शब्दों की उत्पत्ति से जोड़कर देखा जाए, शब्दों की उत्पत्ति से जोड़कर देखा जाए तो इसकी सारगर्भिता सहज होगी और ग्राह्य हो जाती है। तो इसका मतलब रटना नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण हम कहें, जैसे जल की पर्यायवाची ले लीजिए। जल की पर्यायवाची नीर, अम्ब और तोय होता है। एक बहुत सारी पर्यायवाची होती है, हम आपको समझाने के लिए। जैसे जल की हम एक पर्यायवाची ले रहे हैं। नीर कह दिए, अम्ब कह दिए, तोय कह दिए, ठीक है। अम्ब तोय, जल की पर्यायवाची नीर, अम्ब तोय है। अब इसकी ओरिजिन से देखा जाए तो इसका मतलब कहा जाता है जिसकी ओरिजिन, जिसकी उत्पत्ति जल में हुई हो जलज कह दिया जाता है, कमल बन गया। तो लेकिन कभी कभी कीड़े मकोड़े भी कुछ उत्पन्न होते हैं। इसके ट्रिक को पकड़िए, इसके भाव को पकड़िए। जैसे जल की पर्यायवाची में जैसे नीर, अम्ब तोय, अब ट्रिक आपको कैसे लगाना पढ़ते समय, याद करते समय। अब अगर इसके अंत में दा को जोड़ दिया जाए तो ये बादल बन जाएगा। इसी के अंत में अगर हम दा को जोड़ दें, इसमें प्लस दा को जोड़ दें तो ये बादल बन जाएगा। बादल जैसे कैसे बनेगा बादल? नीरद, अम्बुद, तोयद, पयोद, पदम, इस तरीके से ये बादल बन जाएगा। इसी तरह के से जैसे धा को जोड़ दें तो समुद्र बन जाएगा। दा की जगह धी को जोड़ दें तो समुद्र बन जाएगा। अब इसी में अगर हम धी जोड़ दें प्लस करके तो ये समुद्र बन जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अम्बुधि, तोयधि, नीरधि, यही धी अगर जोड़ दिया जाए इसी की पर्यायवाची में तो समुद्र बन जाएगा। इसी तरह से अगर जा जोड़ दिया जाए तो कमल बन जाएगा। इसी में देखिए अगर हम जा को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? कमल। यानी एक पर्यायवाची आप रटे, एक पर्यायवाची पढ़े। जल की पर्यायवाची जैसे पढ़ लिए तो जल की पर्यायवाची में आप क्या जोड़े? दा जोड़ दिए, ये बन गया बादल, तो बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। इसी तरह से अगर धी जोड़ दिए तब ये समुद्र की पर्यायवाची बन जाएगी। इसी तरह से अगर जा जोड़ दिए तब ये कमल की पर्यायवाची बन जाएगी। तो ये ओरिजिन की तरफ से, अगर ओरिजिन से आप शब्दों को लेकर चलें, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कैसे ये उत्पत्ति हुआ है, तो बहुत आसानी से पर्यायवाची समझ सकते हैं। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो समझ करके तैयार किए जा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची हम अगले स्टेप में, अगले वीडियो में, यानी अगली क्लास में पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे। कुछ देवी देवताओं की पर्यायवाची का एक जगह इकट्ठा कर देंगे, कुछ जानवरों की पर्यायवाची को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, कुछ महापुरुषों की पर्यायवाची को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, कुछ जानवरों की पर्यायवाची को एक जगह इकट्ठा कर देंगे जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। हम अगले वीडियो में बाकी मिलते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जो नए स्टूडेंट हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आता तो लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेकेंड पार्ट में। धन्यवाद।